नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज हम आपको बीएसटीसी डीएलएड परीक्षा से संबंधित जो छठवां पेपर था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोगों को टेंशन भी हो रही है इस चीज़ के मामले में कि इसकी एग्ज़ाम जो डेट है वो 19 तारीख की होगी, लेकिन इसका समय बदल दिया गया दोस्तों। पहले 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक होता, लेकिन इसका टाइमिंग चेंज कर दिया है और वह दोपहर 2:30 से लेकर के 5:30 के बीच में होगा। आप समय सीमा का ध्यान रखेंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, 2:30 से लेकर के 5:30 तक। तो परीक्षा की दृष्टि से मैंने बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत दिए हैं। आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे और देखिएगा। मैं पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने के साथ साथ हिंदी में जहाँ तक कोशिश होगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उन प्रश्नों को आप अपनी सीरीज़ में या किसी बुक में जाकर के सेलेक्ट करें, उनको गहराई के साथ पढ़ते जाएं और वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। चलिए बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, गौर से पढ़ते जाएंगे। एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं, कुछ मैंने बड़े भी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में दिए हैं कि वाई आर द स्किल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग ग्रुप्ड टुगेदर। यानी कि ये कह रहा है कि सुनने का और बोलने का एक साथ संबंध क्या है इन दोनों कौशलों का। तो आंसर होगा हमारा बिकॉज दे आर यूजुअली फंक्शन टुगेदर। ये बिल्कुल एक दूसरे के पूरक फलन है, इसलिए एक साथ चलते हैं। बिकॉज दे यूजुअली फंक्शन टुगेदर, ये लिखना है आपको। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ईयर इन लिसनिंग। श्रवण कौशल में कानों का क्या योगदान होता है। आंसर होगा दे रिसीव द फ्रीक्वेंसी एंड ट्रांसमिट इट टू द ब्रेन इन फॉर्म ऑफ वेव लेंथ। बे आवृत्ति को अब इसका हिंदी करेंगे हम कि ये हमारी आवृत्ति को प्राप्त करते हैं और मस्तिष्क तक उन संदेशों को पहुंचाते हैं, उन ध्वनि तरंगों को पहुंचाते हैं और मस्तिष्क उनको संदेशों में बदल देता है कि इंसान को क्या कार्य करना है, क्या सुनना है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, हाउ मैनी स्टेज आर इन लिसनिंग प्रोसेस। श्रवण कौशल की कितनी स्टेज होती हैं, यानी कितने स्तर होते हैं। तो 3 स्टेजों के अंतर्गत होता है दोस्तों। पहला होगा इनपुट, हम ग्रहण करते हैं। उसके बाद प्रोसेस, प्रक्रिया चलती है। और तीसरा होगा आउटपुट, यानी कि हम आउटपुट में किसी को क्या देते हैं, क्या जवाब देते हैं। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये 3 स्टेज होती हैं लिसनिंग प्रोसेसिंग की। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ नोइंग द लैंग्वेज। आप भाषा के बारे में क्या जानते हैं। तो ध्यान रखना, उत्तर होगा नोइंग द लैंग्वेज इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। भाषा क्या है, भाषा एक समझ की योग्यता है। द लैंग्वेज बाई लिसनिंग, जिसको हम किसके माध्यम से सुनते हैं, रेडियो, टीवी एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स एंड ड्रामास, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के नाटकों या संवादों के माध्यम से भागीदारी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। व्हाट इज मीन्ट बाई एमटी। तो एमटी का मतलब होता है दोस्तों मदर टंग। जो हमारी मातृभाषा है वो एमटी इसकी शॉर्ट फॉर्म है और द मदर टंग्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद छठवां क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग द एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स। तो आंसर होगा दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल एंड मेंटल एज एंड इंटरेस्टेड ऑफ द लर्नर। तो यहाँ पर बच्चों की कौन सी गतिविधियों या प्रोग्रामों को माइंड में रख करके अध्यापक को कार्य करना चाहिए। तो उनकी क्रोनोलॉजिकल, यानी मनोविज्ञान, और उनकी मानसिक आयु का, दोनों का ही ध्यान रखना पड़ता है एक सीखने की अवस्था के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7वां है, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ लिसनिंग मटेरियल। एक श्रवण सामग्री की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या गुणवत्ता होनी चाहिए। तो ध्यान रखना है, इट शुड बी ग्रेडेड एंड सेलेक्टेड। वो वांछित नहीं होनी चाहिए, एक चयनित सामग्री होनी चाहिए। इट शुड बी ग्रेडेड एंड सेलेक्टेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, व्हाट शुड बी द बेस ऑफ एडॉप्टेड मेथड या अप्रोच टेक्निक। तो ध्यान रखना है आपको कौन सी विधि के अंतर्गत, विधि किस प्रकार की होनी चाहिए। तो सिंप्लिसिटी, साधारण होनी चाहिए। क्लियरिटी, स्वच्छ होनी चाहिए। और करेक्टनेस, शुद्ध भी होनी चाहिए। और इंटरेस्टेड, यानी रुचिकर भी
होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें हैं, सिंप्लिसिटी, क्लियरिटी और करेक्टनेस एंड इंटरेस्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां, व्हाट डू यू मीन बाई लैंग्वेज गेम? खेल भाषा से आपका क्या तात्पर्य है? तो 2018 में आया क्वेश्चन है। इट मीन्स लर्निंग थ्रू प्लेइंग और एंजॉयफुल वेज। ये खेलने के और आनंद के महत्वपूर्ण साधन होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सीखने में सबसे ज़्यादा मनोरंजक साधन होते हैं। उसके बाद 10वां, व्हाट डू यू मीन बाई स्पीकिंग? तो यहाँ पर बोलने का क्या तात्पर्य है? तो देखेंगे, स्पीकिंग मीन्स मास्टरी ऑफ यूजिंग साउंड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू द मीनिंगफुल मैसेज। बोलने का तात्पर्य यहाँ पर एक ऐसी भाषा से है जो हमें किसी व्यक्ति से प्राप्त होती है और हम उसे संदेश के अर्थपूर्ण शब्दों में बदलते हैं। तो यही हमारा बोलना कहलाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा लघुत्रात्मक, देखेंगे आप लोग। व्हाट डू यू मीन बाई लिसनिंग विद कंप्रीहेंशन? सहित समझ सहित श्रवण से आपका क्या अभिप्राय है? तो आंसर होगा, देखिएगा, लैंग्वेज इज एन ऑर्बिटरी सिस्टम ऑफ साउंड विच यूज्ड बाई ह्यूमन बींग फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशंस ऑफ थॉट एंड फीलिंग। तो भाषा एक ऐसा सिस्टम साउंड है जिसको प्राणियों के द्वारा अपने संप्रेषण और भावों को व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। दे आर टू एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर भाषा के 2 प्रकार के रूप दिखाए गए हैं। पहला है ओरल यानी मौखिक अभिव्यक्ति और दूसरा है रिटन एस्पेक्ट यानी लिखित अभिव्यक्ति। द ओरल एस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू प्रोनाउंस द लैंग्वेज करेक्टली। तो जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है हमारे उच्चारण, भाषा का सही ढंग से उच्चारण करने के लिए महत्वपूर्ण है। रिटन एस्पेक्ट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। जो लिखित भाषा होती है वो हमारी लिपि कहलाती है। मैं आपको हिंदी भी साथ साथ बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद में इन द वर्ड ऑफ सीसी प्राइस के शब्दों में अगर कहें तो लैंग्वेज इज द साइंस ऑफ साउंड। जो भाषा है वो ध्वनि का विज्ञान है। द स्किल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर ग्रुप्ड टुगेदर बिकॉज दे यूजुअली फंक्शन टुगेदर। यानी कि बोलना और सुनने का कौशल दोनों एक साथ साथ चलते हैं क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं। वन कैन नॉट प्रोड्यूस द साउंड एज वन हैज़ नॉट लिसनड एंड हर्ड द साउंड ऑफ लैंग्वेज। यदि हम किसी एक चीज़ को वरीयता दें तो एक चीज़ सुनना नहीं हो सकती, एक भाषा नहीं हो सकती। द स्पीच इज़ द लैंग्वेज। भाषण ही भाषा कहलाती है। स्पीच इज़ द लैंग्वेज, भाषण ही भाषा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उच्चारण ही भाषा होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, श्रवण के महत्व आपको बताने हैं। DLED 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। पहला है द लिसनर कैन रिकॉग्नाइज द इंग्लिश स्पीच साउंड। तो जो सीखने वाला होता है, ठीक है, श्रोता के लिए एक अंग्रेजी भाषा का उच्चारण पहचान कर सकता है। श्रोता है वो इंग्लिश भाषा का अच्छा उच्चारण यानी ध्वनि उच्चारण को समझ सकता है। ही कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड। वो शब्दों के अर्थ को समझ सकता है। सेंटेंस पैटर्न, वाक्य रचना को समझ सकता है। एंड स्ट्रक्चर और उसकी प्रतिलिपि को भी समझ सकता है। ठीक है गाइस। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका, देखिएगा, ही कैन अंडरस्टैंड स्ट्रेस। वह लय को समझ सकता है, इंटोनेशन, रिदम्स एंड पोज ऑफ पैटर्न्स, और वह ठहराव के उतार चढ़ाव, लयबद्धता, ठहराव को भी समझ सकता है। ही कैन डिस्टिंग्विश द साउंड ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मदर टंग्स। वह अन्य भाषा को मातृभाषा से विभेदित भी कर सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर श्रवण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग? श्रवण कौशल के कौन कौन से प्रकार हैं, व्याख्या कीजिए। नंबर 1, यहाँ पर 2 टाइप्स हैं। पहला है कैजुअल लिसनिंग। कैजुअल लिसनिंग यानी आकस्मिक श्रवण। तो इसकी बात करते हैं हम। व्हेन वी लिसन टू समवन और समथिंग विदाउट एनी पार्टिकुलर पर्पज। जब हम किसी चीज़ को बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं या सुनते हैं, इट इज़ कॉल्ड कैजुअल लिसनिंग। तो ये आकस्मिक
श्रवण कहलाता है। अनटिल वी फाइंड द टॉक और कंजर्वेशन इन इंटरेस्टेड, वो जब तक कि कोई रुचिकर वार्तालाप नहीं होती है, वी डोंट पे अटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन, जब कोई चीज़ रुचिकर नहीं होती है तो हम उस पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। हियर वी कैन नॉट स्टॉप द साउंड एंटरिंग आवर ईयर, ठीक है। तो हमारे कानों के लिए हम तब तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे उस ध्वनि के प्रति। उसके बाद में फोकस लिसनिंग, तो देखिए ध्यान केंद्रित श्रवण क्या होता है, दूसरा है इसका टाइप, इट इज़ द इंटेंसिव लिसनिंग, ये एक गहन श्रवण होता है ड्यूरिंग द फॉर्मल कम्युनिकेशन वाइल ट्रांसैक्शंस फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन वी पे मच अटेंशन एंड कंसंट्रेशन ऑन व्हाट द स्पीकर सेइंग। तो ये गहन अध्ययन होता है, गहन श्रवण होता है जिसके प्रति हम औपचारिक रूप से अपनी बातों वार्तालापों का स्थानांतरण करते हैं और इस पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान भी देते हैं। और ध्यान केंद्रित स्थिति होती है कि जो कहने वाला है, बोलने वाला है, वो क्या कह रहा है। द लिसनिंग बिकम्स मोर फोकस्ड, श्रवणकर्ता जो होता है इसके प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। वी हैव टू कैच वर्ड इन द पार्टिकुलर्स मीनिंग, और हम उन शब्दों का अर्थ भी गहन तरीके से करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रवण कौशल के उपकौशल कौन कौन से हैं। श्रवण के उपकौशल की बात करते हैं, सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग्स, राइट लिखना है आपको। पहला है डिस्क्रिमिनेटिंग साउंड इज आइसोलेटेड वर्ड फॉर्म्स इन कनेक्टेड स्पीच एंड स्ट्रेस पैटर्न, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिएगा, रिकॉग्नाइजिंग यूज ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स वेरिएशन इन कनेक्टेड स्पीच, तीसरा पॉइंट देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग इंटोनेशन पैटर्न, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है इंटरप्रेटिंग एटिट्यूशनल मीनिंग थ्रू वेरिएशन इन पिच, हाइट, रेंज एंड पोज, ठीक है। हम जो वाक्य होते हैं उनके विभिन्न प्रकार की लंबाई है, उनकी रेंज है और उनके ठहराव के बारे में भी दृष्टि के जरिए हम दृष्टिकोण दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम श्रवण कौशल के में व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ मॉस मीडिया इन प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग लिसनिंग एबिलिटी, श्रवण योग्यता के विकास में मॉस मीडिया की क्या उपयोगिता है। तो पहला है पॉइंट हमारा रेडियो, तो रेडियो की क्या उपयोगिता होगी, तो देखिए रेडियो लेसन्स आर ब्रॉडकास्ट इन स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम बाई वेरियस स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो जो रेडियो है वो हमारा विद्यालय प्रसारण प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा स्टेशन माना जाता है। ए रेडियो लेसन इन इंग्लिश हेल्प इन डेवलपिंग स्टूडेंट लिसनिंग कम्प्रिहेंशन एंड एनेबल देम टू एक्सप्रेस करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज। तो जो रेडियो वो केंद्र होता है वो हमारी इंग्लिश का विकास करने में और छात्रों की श्रवण कौशल के प्रति ध्वनियों के उच्चारण में और सही ढंग से इंग्लिश बोलने में, शुद्ध इंग्लिश बोलने में, स्वीकारात्मक इंग्लिश बोलने में योग्य होता है। स्टूडेंट में गेट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन इंग्लिश, और जो छात्र होते हैं अंग्रेजी बोलने में एक अच्छी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। स्टूडेंट टेक ए कीन इंटरेस्टेड इन रेडियो लेसन, स्टूडेंट्स जो होते हैं इस रेडियो केंद्र की तरफ, रेडियो के द्वारा पढ़ाए गए पाठ के प्रति रुचि भी लेते हैं। उसके बाद दूसरा मॉस मीडिया है हमारा टेलीविज़न। तो देखिए इट इज़ बोथ ऑडियो एंड विजुअल, तो यह श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार का होता है। इट अपीयर्स, तो दोस्तों अपीयर्स का मतलब होता है छात्र अध्यापक, टू आवर ईयर एंड आइज, इट अपीयर्स टू आवर ईयर एंड आइज, तो ये हमारे कान और प्रभावित करना, अपीयर्स का मतलब होता है प्रभावित करना। इट अपीयर्स टू आवर ईयर्स एंड आइज, ये हमारे कान और नाक, कान और आँखें दोनों को प्रभावित करता है। टेलीविज़न हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट इन द सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, ये द्वितीय भाषा शिक्षण के रूप में हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ाता है। चिल्ड्रन टेक फुल इंटरेस्टेड, बच्चे बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं वाइल टीचिंग टीवी प्रोग्राम देखने के लिए।
टेलीविज़न कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर टीचिंग लैंग्वेज। टेलीविज़न होता है वो भाषा शिक्षण के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। बाई वॉचिंग टेलीविज़न प्रोग्राम्स चिल्ड्रन कैन लर्न थिंक इन ए बेटर वे। तो ध्यान रखना है आपको, टेलीविज़न देखने के साथ साथ प्रोग्राम्स जो होते हैं बच्चे उन प्रोग्रामों से बहुत ज़्यादा तरीक़ों से सीख सकते हैं। वेरियस लैंग्वेज आइटम्स कैन बी टॉट थ्रू इंटरेस्टिंग टीवी प्रोग्राम्स, प्ले, ड्रामाज, अदर एक्टिविटीज़ में बी टेलीकास्ट। तो वीडियो कैसेट्स कैन बी आल्सो बी मेड यूज ऑफ इन टेक्निकल लैंग्वेज। या तकनीकी जो विकास होता है भाषा का वो इसके माध्यम से हो सकता है कि जो बच्चे होते हैं टेलीविज़न के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, खेल होते हैं, नाटक होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी सीख सकते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर कुछ आपको शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, उनका आपको विस्तार करना है कि 2016 में आया क्वेश्चन है, तो आपको डाइट का पूरा नाम लिखना है। तो दोस्तों याद रखना है, डाइट का पूछ सकता है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसके बाद में SIERT का पूछ सकता है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका होगा राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। CCE का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उसके बाद NCF, ये 2005 है दोस्तों, इसके बारे में आपको क्वेश्चन मिलेगा। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, तो ये होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, मेंटेन्स ए पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क। तो आपको युग्म कार्य और समूह कार्य कक्षा 1 के लिए बताना है, 2017 में आया क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखें। तो पेयर वर्क क्या होता है, ए पिक्चर इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लास एंड पुपिल्स आर आस्क्ड टू लुक एट द पिक्चर। आपको कक्षा के अंतर्गत एक श्याम बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर एक तस्वीर बना दी जाएगी और छात्राध्यापक आपसे पूछेगा कि उस तस्वीर की तरफ देखिए। देयर सजेशंस अबाउट द पिक्चर आर इनवाइटेड, और उस पिक्चर के माध्यम से आपको कुछ सुझाव भी पूछेगा। द पीपुल्स आर आस्क्ड टू डिस्कस इन पेयर एंड प्रेजेंटेड देयर व्यूड बिफोर द क्लास। और वर्तमान की स्थिति में आपको पिक्चर के माध्यम से निष्कर्ष करना होगा और पिक्चर को देख करके आपने मत भी प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद में है ग्रुप वर्क के बारे में देखिएगा। द टॉपिक्स, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ मे स्कूल आई वुड लाइक टू चेंजेस तो इज गिवन टू द क्लास। द क्लास इज डिवाइडेड इनटू द 3 ग्रुप्स। यहाँ पर क्लास को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाएगा। द पीपुल्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक इन ग्रुप्स। तो जो छात्राध्यापक होगा वो उस टॉपिक के माध्यम से आपसे ग्रुप में ही निष्कर्ष निकलवाएगा। आफ्टर वर्ड इस ग्रुप लीडर प्रेजेंट द व्यू ऑफ ग्रुप इन द क्लास। उसके पश्चात में जो कक्षा का जो मॉनिटर होगा उस ग्रुप के अंतर्गत क्लास में कुछ मत भी प्रस्तुत करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन्स बाय लिसनिंग एक्सप्लेनेशंस इन द डिटेल्स। श्रवण से आपका क्या तात्पर्य है, विस्तार से समझाइए। तो इसके बारे में बात करते हैं। लिसनिंग इन द मीनिंग्स, सबसे पहले तो लिसनिंग मीन्स रिसीविंग साउंड्स। तो कुछ भावनाओं को रिसीव करना ही हमारा सिस्टम साउंड होता है। इन द वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन रिकॉर्डिंग साउंड्स, द लिसनिंग इज स्किल्स। ईयर्स आर द ऑर्गन्स that receive the frequency and transmit it into the form of wavelength to the brains। सबसे पहले हम किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को अपने आप में ग्रहण करते हैं और उन्हें मस्तिष्क तक भेजते हैं। उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो हम दूसरे के सामने आउटपुट करते हैं। द ब्रेन डिकोड्स द मैसेज, और मस्तिष्क उन भावनाओं को पढ़ता है, उस संदेशों को पढ़ता है और प्रदान करता है। द ईयर मस्ट बी इनेबल्ड टू रिसीव द मैसेज, दे आर रेडी टू रिसीविंग मैसेज। और हम किसी दूसरे की बातों को सुनने के पश्चात उन्हें रेस्पॉन्स करने के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दस द लिसनिंग एंड हियरिंग दे ले द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। इट इज़ द ग्राउंड वर्क ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑल
अदर स्किल्स जैसे स्पीकिंग, इटिशि आर रेस्टेड। द लैंग्वेज कैन बी लर्नड थ्रू लिसनिंग एंड हियरिंग द स्पीच डिलीवर्ड बाई अदर। Knowing the language is the ability to comprehend it and understand the language by hearing or listening the lectures and talks, running commentary and the news bulletins on radio or TV, participating in the debates and dramas. The ability of listening giving rise to speaking। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन पूरा होता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, श्रवण कौशल के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती है। व्हाट द एक्टिविटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर इम्प्रूविंग द स्किल लिसनिंग, गिव योर सजेशंस आल्सो। अपने सुझाव यहाँ पर देने होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो श्रवण कौशल के अंतर्गत उत्तरदायी होती है। फर्स्ट है हमारी सिंपल सॉन्ग। एक ही कक्षा के अंतर्गत छात्राध्यापक द्वारा बच्चों को एक सिंपल गाना गाया जाना चाहिए। इंग्लिश होगी द टीचिंग शुड सिंग सिंपल सॉन्ग इन द क्लासरूम टिल चिल्ड्रन विल देन वी आस्क टू फॉलो एंड इमिटेट द सॉन्ग। बच्चे उस गाने का अनुकरण भी करेंगे। उसके बाद सिंपल पोएम्स या रैम्स, एक साधारण कविता के माध्यम से भी बच्चों की एक्टिविटीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ईच लेसन्स शुड बी स्टार्टेड विद इस सिंपल पोएम्स और राइम्स। जो छात्राध्यापक होते हैं बच्चों को किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पहले कविता के माध्यम से शुरुआत करेंगे। चिल्ड्रंस विल हियर एंड लिसन देम, बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एंड लर्न देयर मीनिंग, और उसके अर्थ को समझेंगे विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण के साथ में। स्ट्रेस एक लय के साथ में, पॉइस एक ठहराव के साथ में, रिदम एंड इंटोनेशन और एक उतार चढ़ाव के तरीके के साथ में। उसके बाद तीसरा पॉइंट है रीडिंग बाय द टीचर। अध्यापक के द्वारा पठन कैसे किया जाएगा। द टीचर इन द मॉडल रीडिंग, एक अत्याधुनिक तकनीकी के माध्यम से पढ़ाएंगे। विल रीड द पैसेज, उस पैराग्राफ को विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड पोज इन द क्लासरूम। कक्षा के अंतर्गत छात्राध्यापक उस पैसेज को करेक्ट प्रोनाउंस, शुद्ध उच्चारण के साथ में, उतार चढ़ाव के साथ में, एक तनाव के साथ में, एक ठहराव के साथ में कक्षा में पढ़ाएंगे। द पर्पज, उद्देश्य होगा यहाँ पर हियर इज द ट्रेन लिसनिंग एंड हियरिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट। चौथा पॉइंट है ग्रुप एक्टिविटीज, समूह की जो क्रियाविधि कौन कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा द हियरिंग एंड लिसनिंग स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी डेवलप्ड ग्रुप एक्टिविटीज ड्यूरिंग इंग्लिश टीचिंग। पांचवा पॉइंट है लैंग्वेज गेम, खेल भाषा कौन सी होगी। तो दीज गेम आर आल्सो हेल्पफुल इन डेवलपिंग द लिसनिंग एंड हियरिंग एबिलिटी विद कंप्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद छठवां पॉइंट होगा लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले हम सुनेंगे, उसके बाद समझेंगे, फिर सीखेंगे। ये प्रोसेस क्या होगी। प्रॉपर लिसनिंग गिव्स बर्थ टू अंडरस्टैंडिंग, एक प्रॉपर सुनने की क्रिया हमें एक समझ पैदा करती है और समझ हमें एक सीखने की प्रक्रिया को जन्म देती है। इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो यहाँ पर रुचिकर कुछ कहानियाँ भी होती हैं, उनके माध्यम से भी हम गतिविधि कर सकते हैं। द लिसनिंग एबिलिटी एंड स्किल इज डेवलप्ड थ्रू इंटरेस्टिंग स्टोरी टोल्ड बाय द इंग्लिश टीचर इन द क्लासरूम। डायलॉग, संवाद के माध्यम से। एन इफेक्टिव सिचुएशन फॉर डायलॉग्स should be created by the English teacher in the classroom in which the learners should be imparted participations. It will enable them to improve their listening ability and skills. तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट होती है दोस्तों। उसके बाद हम सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। तो देखेंगे इसमें कुछ शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु गेव ए फॉलोइंग स्टेटमेंट रीडिंग मैकेथ फुल मैन। तो फ्रांसिस बैकन थे भाई साहब, ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट स्किल्स गोज टुगेदर विद राइटिंग। तो रीडिंग स्किल इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन से व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस रीडिंग एबिलिटी। पठन योग्यता जो होती है वो कैसे प्रभावित होती है। तो रीडर्स पर्पस, पढ़ने वाले के उद्देश्य से, पाठक के उद्देश्य से। इज इंटरेस्टेड, डिफिकल्टी लेवल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर 4, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ रीडिंग। पठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। 18 में पूछा गया था। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, एक शुद्ध उच्चारण होना चाहिए,
एक वाक्य में तनाव होना चाहिए और एक ठहराव भी होना चाहिए, लय गए गति ताल के साथ में। नंबर 5, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। तो ध्यान रखना आपको इंटेंसिव रीडिंग का दूसरा नाम क्या है, डिटेल्ड रीडिंग, वर्णनात्मक पठन होता है। उसके बाद नंबर 6 है वाई होम मॉडल रीडिंग इज डन इन द क्लास। तो किसके माध्यम से कर सकते हैं हम मॉडल रीडिंग को, वाई द इंग्लिश टीचर के माध्यम से कर सकते हैं। हु डज इमिटेशन रीडिंग। तो अनुकरण कौन करेगा यहाँ पर, अनुकरण पाठन कौन करेगा, तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, स्टूडेंट। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। तो इसका होगा रैपिड रीडिंग, तेजी के साथ पढ़ना, गहन अध्ययन जिसको बोलते हैं हम। उसके बाद व्हाट इज द स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या है, स्कीमिंग इज ए रीडिंग, एक पठन ही है, बट वंस फास्टेड स्पीड, एक स्पीड के साथ में पढ़ने का तरीका है। एक किसी भी पाठ्य वस्तु के अंतर से वांछित सामग्री को हटा करके उसे फुर्ती के साथ में पढ़ते हैं और हम अध्ययन करते हैं, उसे हम स्कीमिंग कहते हैं। व्हाट इज द मीन्ड बाई लोकल कंप्रीहेंशन। एक स्थानीय उच्चारण क्या होता है, तो द एबिलिटी टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इन्फेरेंस फ्रॉम दैम। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट शुड द क्लासरूम बी प्रोवाइडेड विद। आंसर होगा ए प्रिंट रिच इन्वायरमेंट डिस्प्लेइंग चार्ट वर्क ऑर्गेनाइजिंग और नोटिस ETC। अगला क्वेश्चन 12 है व्हाट डू यू मीन बाई डिस्क्रिप्टिव पैसेज। वर्णनात्मक का जो पैसेज होता है उसका मतलब क्या होता है, इसका अंतर्गत क्या आता है। तो आंसर होगा ए पैसेज रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, किसी ऐतिहासिक भवन, हिल स्टेशन ETC आदि के संबंध जो होते हैं, इस कॉल्ड ए डिस्क्रिप्टिव पैसेज। ठीक है, वो डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक पैसेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन 13वां व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैरेटिव पैसेज। नैरेटिव पैसेज का मतलब क्या होता है, तो नैरेटिव पैसेज इज ए रिलेटेड टू नरेशंस ऑफ इवेंट एक्सपेडिशन ETC इज कॉल्ड ए नैरेटिव पैसेज। अगला क्वेश्चन से एक्सपोजिटरी पैसेज क्या होता है, ए पैसेज एक्सपोजिंग द स्टोरी विद इलस्ट्रेशन इज कॉल्ड एक्सपोजिटरी पैसेज। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट डू यू मीन बाई आर्गुमेंटिव पैसेज। ए पैसेज रिलेटेड टू आर्गुमेंट इज कॉल्ड आर्गुमेंटिव पैसेज। अब यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म के तरीके से बताया था, अब हम बात करते हैं इनके वर्णनात्मक स्थिति क्या होगी, इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ संबंधित होती है। पहला है पठन अवबोधन से आप क्या समझते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो देखिएगा रीडिंग इज ए कॉम्प्लेक्स phenomenon that embrace a wide variety of mental process, skill and strategies. Moreover, reading ability is also influenced by several factors like reader's purpose, his interest in the reading materials and difficulty level of materials being read. Special kind of teaching help is needed for developing reading comprehensions stages of इन आवर चिल्ड्रन। आगे बात करते हैं द वर्ल्ड रीडिंग इम्प्लाइज देयर रीडिंग विद कंप्रीहेंशन। व्हेन वी से वी हैव रीड दिस लेटर इट मीन्स दैट वी नो इट्स कंटेंट। इट इज़ ओनली द वर्ड इन द लेटर दैट वी हैव रीड बट वी हैव ऑल्सो गॉट द सेंस दैट दिस वर्ड आर मीन्ट टू कन्वे। The student should be enabled to grasp and the ideas the writer want to be communicate। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा पठन अपबोधन शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। व्हाट आर द एम ऑफ टीचिंग रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो ये क्या क्या चीज़ उद्देश्य क्या होते हैं, तो देखिएगा टू गिव प्रैक्टिस ऑफ लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग, यह हमें ऊंचे स्वर में उच्चारण और मौन पठन का अभ्यास भी कराता है। टू हेल्प द लर्नर टू एनहेंस देयर वोकेबलरी, उनके शब्दकोश में अभिवृद्धि करने की भी सहायता करता है। टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपरली, एक शुद्ध तरीके से अंग्रेजी बोलने की समझ को विकसित करता है। टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर प्लेजर, और एक आनंद के लिए पढ़ने की आदत की विकास करता है।
टू रीड इंग्लिश विद एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, एक प्रभावित और शुद्ध इंग्लिश बोलने के लिए प्रेरित करता है। टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण के लिए। ताल, लय और उतार चढ़ाव की भाषा बोलने के लिए प्रेरित करता है। टू गिव देम प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस पैटर्न, संरचना का रचनात्मक दृष्टि से अभ्यास और सेंटेंस यानी वाक्य की रचना का भी हमें आभास कराता है। अब स्पेसिफिक एम्स क्या है इसके? स्पेसिफिक एम्स वेरी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज डिस्क्रिप्टिव, ए स्टोरी, बायोग्राफी, ए प्ले और एन एसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्कैनिंग क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्कैनिंग आप ध्यान रखेंगे। स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग इज ए रीडिंग टेक्निक टू लोकेट क्विकली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बाई सेलेक्टिवली डिगिंग आउट ऑफ इंफॉर्मेशन आउट ऑफ बुक्स, किताबों से किसी वांछित विषय वस्तु को फुर्ती से पढ़ करके और जो भी चीज़ हमें एकत्रित करनी होती है उसे हम स्कैनिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन वन वांट टू कंसल्ट ए डिक्शनरी और इंडेक्स एंड नीड टू फाइंड आउट ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट फ्रॉम आर्टिकल ऑलरेडी रीड, स्कैनिंग इज़ वेरी यूजफुल। स्कैनिंग कैसे की जाती है? स्कैनिंग क्या है? तो इन स्कैनिंग यू आर ए ट्राइंग टू लोकेट specific word, numbers, names and ideas and attempting the answer of specific questions. A word in a dictionary, number in a telephone dictionary, directory, train timing, lottery result and TV programs. उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा वैश्विक अवबोधन क्या है? ठीक है, ग्लोबल कंप्रीहेंशन। तो ग्लोबल इसकी परिभाषा होगी द एबिलिटी टू परसीव द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पीस ऑफ टेक्स्ट, द थीम्स एंड सब थीम्स, द लोकल लॉजिकल एंड हियरिकल रिलेशनशिप बिटवीन दैम एंड रिलेशनशिप बिटवीन थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड पैराग्राफ स्ट्रक्चर। ये वैश्विक अवबोधन की परिभाषा है, आप लोग याद रखें। उसके बाद में नवा क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन संदर्भ अवबोधन। व्हाट इज द रेफरेंशियल कंप्रीहेंशन? परिभाषा होगी द एबिलिटी टू रिकवर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टेक्स्ट बाई रेफरिंग टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। So we can say the reading it means to comprehension which mean understanding the meaning of, पहला वर्ड है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द आइडियाज़, उन जो विचार हैं उनका संबंध होना चाहिए। द मेन एम ऑफ रीडिंग इट टू एनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट दे रेड। अगला क्वेश्चन होगा वर्णात्मक अनुच्छेद। यहाँ पर बहुत सारे पैसेज दिए गए, उनके बारे में आपको बात करनी होगी। अब निबंधात्मक क्वेश्चन पूछ सकता है तो मैनी पैसेज के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ पर पहले एक एक करके पढ़ेंगे हम। डिस्क्रिप्टिव पैसेज के बारे में, द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज टू डिस्क्राइब ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स इन सच ए वे दैट ए पिक्चर इज फॉर्म्ड इन द रीडर्स माइंड, कैप्चरिंग एन इवेंट थ्रू द descriptive writing involve paying close attention to the details by using all of the five sense। पहला होगा साइट, उसके बाद टेस्ट, उसके बाद टच, स्मेल एंड हियरिंग। ये वर्णनात्मक अनुच्छेद होगा। उसके बाद अगला है कथनात्मक अनुच्छेद। नैरेटिव पैसेज क्या है? तो देखिएगा, नरेशन इज द टेलिंग ऑफ ए स्टोरी, एक कहानी के माध्यम से बतलाता है। जनरली the succession of event is given in chronological order. The basis purpose of a narrative is the entertain and hold the readers interested. The common structure or basic plan of a narrative text is known as a story grammar. Story refer to a narrative writing discourse. Grammar here refers to the element and that make a story. The typical element of narrative are, यहाँ पर फर्स्ट में होगा टाइटल, उसके बाद ऑथर होगा, सेटिंग होगी, कैरेक्टर्स होगा,
इंसेंटेंस इवेंट होगी, कॉन्फ्लिक्ट या गोल होगा, कोई उद्देश्य होगा, और उसके बाद इवेंट और फिर रिसोल्यूशन, निष्कर्षण होगा। तो ये कथानक कहानी के प्रमुख तथ्य होते हैं, पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद में है आर्ग्यूमेंटिव पैसेज क्या है, तर्क वितर्क वाला अनुच्छेद। तो एन आर्ग्यूमेंटिव पैसेज इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशन एंड सब्सिक्वेंट सब्जेक्टिव जजमेंट इन आंसर टू ए प्रॉब्लम। It try to see a problem from different angle and put forward the reason in the favor of or against the matter। उसके बाद में स्थानीय अपबोधन क्या है, स्थानीय अपबोधन के बारे में देखिएगा। गुड रीडिंग, सॉरी सेकेंड, तो देखेंगे गुड रीडिंग comprehension involve reading word on a page, recalling their meaning from memory, computing the sense of each sentence, and even much more than that. To understand a text in a meaningful way, readers need to integrate the meaning of sentence coming one after the other and establish local comprehension. The following statistics help develop लोकल कंप्रीहेंशन स्किल। पहला देखिएगा, कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग, आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाइंग स्टेप्स इन ए प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग फिगुरल रिलेशनशिप, कंपेयरिंग वर्ड मीनिंग और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। उसके बाद में अगला है वाक्य प्रकरण क्या है, टॉपिक सेंटेंस किसे कहते हैं। तो ईच पैराग्राफ हैज़ ए मेन आइडिया, प्रत्येक जो पैराग्राफ होता है एक मुख्य विचारधारा रखता है। द सेंटेंस विच कंटेंट मेन आइडिया कॉल्ड ए टॉपिक सेंटेंस। द टॉपिक सेंटेंस में अफियर एट द बिगिनिंग, मिडिल और एंड ऑफ ए पैराग्राफ, कहीं भी हो सकता है, प्रारंभ में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और एक लास्ट में भी हो सकता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है लिंक शब्द क्या है, ठीक है, लिंक वर्ड किसे कहते हैं। तो देखिए लिंकिंग वर्ड आर दोज वर्ड विच आर यूज्ड टू हेल्प द रीडर्स फॉलो द आइडियाज। एग्जाम्पल के फर्स्ट, नेक्स्ट, सेकंड, देन एंड फाइनली ETC ये होते हैं। पठन अपबोधन में क्या समाहित होता है, तो देखिए सबसे पहले रीडिंग कंप्रीहेंशन इन्वॉल्व द मीनिंग ऑफ कंटेंट, वोकेबुलरी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, कंसेप्ट एंड रिलेशनशिप टू आइडियाज गिवन इन डिटेल्स एज बिलो। यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट में वोकेबुलरी देखिएगा, शब्दकोश, द न्यू वर्ड अक्यूरिंग in the lessons are taught to the pupils at the practice stage. Reading reinforces the understanding of these words. उसके बाद ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात करें, द नेक्स्ट स्टेप इन द रीडिंग comprehension is the understanding of grammatical structure. The difficulty is faced by people who do not have textbook written in the accordance with graded structure. New structures should be presented in different situations by showing pictures और actions या gesture. उसके बाद कंसेप्ट, जो अवधारणा क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट में दिस इज द थर्ड स्टेप इन रीडिंग कंप्रीहेंशन। द सब्जेक्ट मैटर शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट। देयर सोशल एंड कल्चर बैकग्राउंड शुड आल्सो बी केप्ट इन व्यू। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे कंप्लीटली पठन बोधन के कंप्लीटली समाहित होते हैं। तो हमने आपको पूरा कंप्लीटली पेपर आपको बताया, उसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, तो पढ़ते रहिए। अगली वीडियो के साथ में हम आपसे मिलते हैं इसी के चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।